हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे साइबर लॉ के केवल 49 एमसीक्यू के बारे में। ठीक है, सभी यूनिवर्सिटी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन स्पेशल जो रहेगा दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। ठीक है, ये थर्ड सेमेस्टर में जो भी स्टूडेंट है ना, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, ये जो कमेंट आया ना मेरे पास अभी 24 तारीख को आया है, आज के ही दिन आया है सुबह 11 बजे। ठीक है, जिस बच्चे ने एक मुझे यूट्यूब पे कमेंट किया था ना किसी बच्चे ने, और एक बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था इसके लिए। और सिलेबस मैंने उनसे मांगा था, तो मतलब 11 बजे के आसपास उन्होंने दिया था, मैंने 12 बजे के आसपास मैसेज सीन किया था। तो उन्होंने बताया ना कि 25 तारीख का एग्ज़ाम है, 25 तारीख का एग्ज़ाम है, 24 को वो कमेंट कर रहे हैं 11 बजे। तो मेरे को अभी काम करना पड़ा है, तो मैं बस वीडियो बनाने में ही, मतलब कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सिलेक्ट किया ना, इसी को सिलेक्ट करने में मैं लगा पड़ा हूँ जब से। मतलब कि 25 का एग्ज़ाम है तो मुझे तुरंत ही काम करना पड़ेगा, इस वजह से। तो आप थोड़ा पहले कमेंट कर दिया करिए अगर एग्ज़ाम से थोड़ा दिन पहले, ताकि मैं उस पर अच्छे से काम कर सकूँ। ठीक है, लेकिन कोई बात ऐसी नहीं है, मैंने इंपॉर्टेंट ही सारे क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। और इसका पीडीएफ है ना, आपको टेलीग्राम पे मैं दे दूँगा। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप जाके ज़रूर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, बाकी मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बता ही रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र विभिन्न अनुप्रयोगों के तहत डैश आवश्यकता है। तो देखो इसके यहाँ पे आंसर लगा देना, वैधानिक आवश्यकता है। डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र विभिन्न अनुप्रयोगों के तहत वैधानिक आवश्यकता है। ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 भारतीय संसद द्वारा अधिसूचित एक अधिनियम है। आंसर कर देंगे 17 अक्टूबर 2000। ठीक है, डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कई साइबर अपराध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक उदाहरण है जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आता है। आंसर कर देंगे, ईमेल द्वारा धमकी भरे संदेश भेजना, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जालसाजी, फर्जी वेबसाइट। ये सभी जो हो जाएंगे ना भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व अनुमति के बिना किसी कंप्यूटर का मूल्यांकन करना एक साइबर अपराध है जो किस धारा के अंतर्गत आता है। आंसर कर देंगे धारा 66 के अंतर्गत आता है। ठीक है, पूर्व अनुमति के बिना किसी कंप्यूटर का मूल्यांकन करना जो है धारा 66 के अंतर्गत इसका साइबर क्राइम आता है। नेक्स्ट है, डैश का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसे इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जारी करने का लाइसेंस दिया गया। आंसर कर देंगे, प्रमाण प्राधिकारी का अर्थ उस व्यक्ति से होता है जिसे इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जारी करने का लाइसेंस दिया गया है। ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश वे डेटा है जिसे सार्थक तरीके से व्यवस्थित या प्रस्तुत किया गया है। आंसर कर देंगे, सूचना जो है वो डेटा होता है जिसे सार्थक तरीके से व्यवस्थित या प्रस्तुत किया जाता है। डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का शोषण दूसरों के अधिकारों को आवंटित करके लाइसेंस देकर नहीं किया जा सकता। आंसर कर देंगे, पेटेंट, डिज़ाइन, ट्रेडमार्क, इन सभी का शोषण दूसरों के अधिकारों को आवंटित करके ये लाइसेंस देकर नहीं किया जा सकता है। डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, आपको किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत आ रही है ना, आपको नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन पेपर का अगर आपको आंसर की चाहिए, जैसे कि आपका क्वेश्चन पेपर होता है आपकी यूनिवर्सिटी से, उसके आपको आंसर चेक करना है, तो मुझे पेपर जो है मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, मैं वहाँ से आपको सारे आंसर की बता दूंगा। ठीक है, वीडियो अपलोड कर दूंगा उसका आंसर की बना के, तो आप उसको चेक कर लेना, कोई मसला नहीं है। और ये वाला पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, ये भी टेंशन खत्म। ठीक है, ये वाला जो पीडीएफ जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये वाला पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, कोई 1 रुपया आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, प्रमाणिकता क्या है। तो प्रमाणिकता क्या, आंसर कर देंगे, रिमोट सिस्टम पर उपयोगकर्ता की पहचान सुनिश्चित करना प्रमाणिकता कहलाता है। ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डिलीवरी के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का एक अनुप्रयोग है। तो आंसर कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक शासन। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब लागू हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 जो लागू हुआ था 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ था। डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टडी प्लेटफॉर्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को ना अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि शेयर करोगे ना तो भाई सभी का भला होगा। आपका भला हो रहा है ना, वैसे अभी दूसरे का भी भला होगा, तो सबका भला होना चाहिए। अभी ये वीडियो जो मैंने बनाया ना, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं बनाया, एक स्टूडेंट्स के लिए नहीं बनाया, ये मैंने उन सभी के लिए बनाया जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में नियम विनियमन आदि के प्रकाशन से संबंधित। आंसर
कर देंगे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 8 इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में नियम विनियमन आदि के प्रकाशन से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर से संबंधित है। तो यहाँ पे आपको आंसर लगा देना है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 15 जो हो जाएगी यहाँ पे आपकी सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर से संबंधित हो जाएगी। ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 24 किस से संबंधित है। तो आंसर कर देंगे 24 जो धारा की संबंधित है लाइसेंस देने या अस्वीकार करने की प्रक्रिया से संबंधित है। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो मैंने सिलेक्ट किया ना भाई, यकीन मानना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस मैंने सिलेक्ट किए हैं। ऐसा नहीं कि कम टाइम है तो मैं कुछ भी सिलेक्ट कर लूँगा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है ना आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, फ्री में मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। मेरा एक व्हाट्सअप चैनल भी है जिस पर मैं अपनी वीडियो की सभी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहता हूँ। चैनल पर नहीं हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, व्हाट्सअप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे आपको सारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, ये वाला PDF भी आपको वहीं मिल जाएगा, तो उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, फ्री में है, इतना कुछ फ्री में कौन दे रहा है भाई आज के टाइम में। तो बस सब्सक्राइब कर लेना, बस यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट है डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करने का अभ्यवेदन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा में प्रदान किया गया है। तो आंसर कर देंगे यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 36 में प्रदान किया गया है। ठीक है, बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 16 प्रदान करती है। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा जो 16 है वो क्या प्रदान करती है। आंसर कर देंगे सुरक्षा प्रक्रियाएं और प्रथाएं जो है प्रदान करती है। ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी आगे ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, यकीन मानो। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा निर्णायक अधिकारी द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले कारकों से संबंधित। आंसर कर देंगे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 47। ठीक है, धारा 47 जो है निर्णायक अधिकारी द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले कारकों से संबंधित है। सी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 13। ठीक है, धारा 13 किससे संबंधित। आंसर कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्रेषण और प्राप्ति का समय और स्थान से संबंधित है। ए जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सारे वीडियो के लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा विदेशी प्रमाण प्राधिकारियों की मान्यता से संबंधित है। आंसर कर देंगे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 19। ठीक है, धारा 19 जो है विदेशी प्रमाणन प्राधिकारियों की मान्यता से संबंधित है। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 41 किससे संबंधित है। आंसर कर देंगे यहाँ पे डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र की स्वीकृति से संबंधित है, धारा 41। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है। तो साइबर अपराध का प्रकार नहीं, देखो डेटा चोरी, जालसाजी, डेटा और इस सिस्टम को नुकसान करना, ये सभी आपके क्या है साइबर अपराध हो जाएंगे। सुरक्षा के लिए एंटीवायरस इंस्टॉल करना, ये आपका क्या है साइबर अपराध नहीं है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्पष्टीकरण है, साइबर अपराध सबसे खतरनाक शब्दों में से एक है जो एक विकसित चरण है। ऐसा कहा जाता है कि तृतीय विश्व युद्ध का बड़ा हिस्सा विभिन्न देशों की साइबर सेनाओं द्वारा साइबर हमले पर आधारित होगा। ठीक है, डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साइबर अपराध कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो साइबर अपराध जो है 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका छोटा सा स्पष्टीकरण मैंने यहाँ पे आपको दे रखा है। साइबर अपराध को 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये पेयर टू पेयर हमला और हथियार के रूप में कंप्यूटर है। ठीक है, ये जो है पेयर टू पेयर हमला और हथियार के रूप में क्या है कंप्यूटर है। पेयर टू पेयर हमले में हमलावर पीड़ित उपयोगकर्ताओं को निशाना बनाते हैं और कंप्यूटर में हथियार हमले की तकनीक के रूप में कंप्यूटर का उपयोग हमलावरों द्वारा बड़े पैमाने पर हमले के लिए किया जाता है, जैसे कि अवैध और प्रतिबंधित फोटो लीक, IPR उल्लंघन, अश्लील साहित्य, साइबर आतंकवाद आदि। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका 2 जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पेयर टू पेयर साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है। देखो यहाँ पे आपको देखना है पेयर टू पेयर साइबर अपराध देखना है। ठीक है, सिर्फ साइबर अपराध नहीं देखना है, पेयर टू पेयर साइबर अपराध का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे आपको 3 जो मिलेंगे वो साइबर अपराध मिलेंगे। कौन से पेयर टू पेयर साइबर अपराध मिलेंगे, जैसे कि फिशिंग हो जाएगा, लक्षित शिकार को ट्रोजन इंजेक्ट करना, MITM, ये सभी आपके क्या है पेयर टू पेयर साइबर अपराध हो जाएंगे। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड विवरण डीप वेब में लीक होगा
ये पीयर टू पीयर अपराध साइबर अपराध नहीं है। इसका छोटा सा स्पष्टीकरण मैंने यहाँ पे आपको दे रखा है। जैसे कि फिशिंग, व्यक्तियों को ट्रोजन और वर्क्स इंजेक्ट करना पीयर टू पीयर साइबर अपराध के अंतर्गत आता है, ठीक है। वहीं बड़ी संख्या में लोगों के क्रेडिट कार्ड का डीप वेब में लीक होना कंप्यूटर के तहत हथियार साइबर क्राइम के तौर पर आता है, ठीक है। हथियार साइबर क्राइम के तौर पर आता है, ठीक है। तो डी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हथियार साइबर अपराध के रूप में कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है, यानी कि वो कौन सा हथियार है जो साइबर अपराध तो है लेकिन कंप्यूटर से संबंधित नहीं। आंसर कर देंगे किलोगर। किलोगर का उपयोग करके किसी की जासूसी करना जो हो जाएगा आपका यानी कि साइबर अपराध के रूप में कंप्यूटर से संबंधित नहीं होगा, ठीक है। किलोगर का उपयोग करके अगर किसी की जासूसी करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका पीयर टू पीयर हमले का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। इस बात को बस आप इतना याद रखेंगे, किलोगर का उपयोग करके किसी की जासूसी करेंगे तो पीयर टू पीयर हमले का एक उदाहरण हो जाएगा। बी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपकी जो 3 नज़र आएंगे ये वाला क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, IPR उल्लंघन और अश्लीलता, ये तीनों क्या हो जाएंगे आपके साइबर अपराध के साथ साथ कंप्यूटर का एक उदाहरण हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, साइबर अपराधियों द्वारा निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जा सकता है। तो साइबर अपराधियों द्वारा निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जा सकता, आंसर कर देंगे अनधिकृत खाता पहुँच, यानी कि अनधिकृत खाते तक पहुँचा जा सकता है। ट्रोजन को वोटनेट के रूप में उपयोग करके बड़े पैमाने पर हमला किया जा सकता है। ईमेल स्पूफिंग और स्पैमिंग की जा सकती है, लेकिन किसी भी सिस्टम में वैधता की रिपोर्ट नहीं की जा सकती है। इसका छोटा सा स्पष्टीकरण है, साइबर अपराधी अधिकृत तरीके से ऑनलाइन खाते तक पहुंचने जैसी गतिविधियों में शामिल है। बड़े सिस्टम पर हमला करने, नकली ईमेल भेजने के लिए ट्रोजन का उपयोग करें, लेकिन साइबर अपराधी किसी सिस्टम में बग पाए जाने की सूचना नहीं देते हैं, बल्कि वे अपने लाभ के लिए बग का फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। अपने फ़ायदे के लिए बग का फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है डी हो जाएगा, ठीक है। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है।